एवरीवन, वेलकम टू योर ओन बायोशिकम। माय नेम इज शिवावती सिंह और आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो जा चुकी है। आई होप कि आपने वो वीडियो कंप्लीट देखी होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपके कोई पॉइंट्स मिस ना हो, या क्योंकि आज जब हम एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। हमने पार्ट 1 में बेसिक्स, ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उसके अलावा मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म इंस्पिरेशन के लिए होता है, कौन सा मैकेनिज्म एक्सपिरेशन के लिए होता है, सब डिस्कस किया है। सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी के बारे में। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में भी बात करेंगे। सो let's move on with our topic. Let's start with respiratory volumes. Respiratory volumes मतलब वो वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगी। और लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है? एयर, यानी कि एयर वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट हो। ये 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइडल वॉल्यूम, दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और चौथा रेसिड्यूल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करने के बाद जो बचती है, या नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहेगी, उसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। और ये अप्रॉक्स होती है 6000 to 8000 पर मिनट। ओके, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। ओके, इसके अलावा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी से समझ में आ रहा है कि ये इंस्पिरेशन की बात की जा रही है, राइट। और रिजर्व यानी कुछ रिजर्व यानी स्टोर किया जा रहा है, ऐसे हम समझ सकते हैं इस वॉल्यूम को। तो हम इस वॉल्यूम का कब यूज करते हैं? तब यूज करते हैं जब हम कंटिन्यूसली सांसें ले रहे हैं। जैसे हमारा कभी दम घुटता है तो हम कंटिन्यूसली सांसें लेते हैं, राइट। हम एक्सपिरेशन करने की बजाय सांसें लेना शुरू कर देते हैं, राइट। तो उसे हम फोर्सली इंस्पिरेशन करना, राइट। फोर्सली इंस्पिरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में ऐड होते हैं, हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। और जिसका एवरेज होता है 2500 से लेके 3000 ml तक। ओके, अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जब इंस्पिरेटरी कर रहे थे रिजर्व वॉल्यूम, जब इंस्पिरेशन यानी फोर्सली इंस्पिरेशन यानी सांसें अंदर ले रहे थे तो हम उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल रहे थे। और जब हम कंटिन्यूसली सांसें बाहर छोड़ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय द ह्यूमन। और फोर्सली एक्सपिरेशन करके जो हम बाहर की तरफ सांसें छोड़ रहे हैं उसे हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जिसका एवरेज होता है 1000 ml से लेके 1100 ml तक। ओके, और रेसिड्यूज वॉल्यूम क्या होता है? रेसिड्यू वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो वॉल्यूम हमारे फोर्सली एक्सपिरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में रिमेन हो गया, यानी रेसिड्यूज हो गया, यानी बच गया, उसे हम बोलेंगे रेसिड्यूज वॉल्यूम। और ये होता है 1100 से लेके 1200 ml तक। ओके, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम्स होते हैं, उसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटी भी होती है। जैसे सबसे पहले आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जैसे द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जो हम नॉर्मली एक्सपिरेशन करने के बाद जितना हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, इट मे बी नॉर्मल और इट मे बी फोर्सली,
दोनों का कॉम्बिनेशन ही इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। जितना या तो नॉर्मली ब्रीद इन कर रहे हैं या फोर्सली ब्रीद इन कर रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर बनता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसलिए टीवी यानी नॉर्मल, जो टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, और आईआरवी मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जो नॉर्मली इंस्पिरेशन किया है वो और जो फोर्सली इंस्पिरेशन किया है, दोनों का वॉल्यूम मिलाकर हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, सिमिलरली हम एक्सपिरेशन के लिए भी करते हैं। हम फोर्सली करें या नॉर्मली, जितना भी हमने ब्रीथ आउट किया है उसे हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। ओके, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, टीवी प्लस ईआरवी। ओके, इसके अलावा आता है फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जो नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जो हमारे लंग्स में जो एयर रिमेन हो जाएगी यानी बच जाएगी, उसे हम बोलेंगे फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी। और ये किसका कॉम्बिनेशन होगा? ERV प्लस RV यानी रेसिड्यूल वॉल्यूम। ओके, अब आते हैं वाइटल कैपेसिटी पे। वाइटल कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर द फोर्सली इंस्पिरेशन। जो हम ब्रीथ इन करेंगे हम फोर्सली एक्सपिरेशन करने के बाद, उसे हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। और ये उल्टा भी हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम नंबर हम ब्रीथ आउट करेंगे फोर्सली इंस्पिरेशन करने के बाद। इन दोनों को ही हम वाइटल कैपेसिटी से डिनोट करते हैं। और ये किसका कॉम्बिनेशन है? ERV प्लस टीवी प्लस IRV। ओके, और इसके अलावा आता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी है जो हम फोर्सली इंस्पिरेशन करने के बाद जो लंग्स में बचेगा, उसे हम बोलेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी। आरवी प्लस ERV प्लस टीवी प्लस IRV, ये तीनों तो हमारा सेम वाइटल कैपेसिटी जैसा है, इसीलिए हम यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी भी लिख सकते हैं। इसलिए वाइसल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूल वॉल्यूम। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होगा? एल्वोलाई में। एल्वोलाई एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो प्रीमेबल होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसेस के लिए। इसीलिए ऑक्सीजन जो गैसेस होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी कैसे ब्लड कैरी करेगी? ये ब्लड कैपिलरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगी और ऑक्सीजन लेकर जाएगी। ओके, ये जब एल्वोलाई के पास आती है, जब एल्वोलाई के पास आएगी तो इसका डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई में चले जाएंगे, और जो एल्वोलाई में जो प्योर फॉर्म में जो एयर प्रेजेंट है वो हमारे ब्लड सेल में इंटर कर जाएंगे और वो ऑक्सीनेटेड हो जाएगी। यही वजह है कि जो भी प्रेशर है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो एल्वोलाई में कभी भी हाई होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो। एल्वोलाई में कितना प्रेशर होता है? एल्वोलाई में प्रेशर होता है 104 mmHg। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40। ओके, यानी ये एल्वोलाई का प्रेशर है और ये चेंज नहीं होते हैं, ये वेरी नहीं करते हैं, ये एल्वोलाई में सेम ही रहते हैं। ओके, इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक, देखिए अब हम यहाँ पे सोच रहे होंगे कि P क्या लिखा है। P यहाँ पे डोनेट करता है पार्शियल प्रेशर को। ओके, इसे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि प्रेशर और पार्शियल प्रेशर के अलग अलग चीजें नहीं, ये प्रेशर को ही पार्शियल प्रेशर के रूप में हम डोनेट करते हैं, क्योंकि आधा प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से होता है और आधा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, इसलिए पार्शियली डिवाइडेड होता है। ओके, इसके अलावा देखिए रेस्पिरेटरी गैसेस की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है? 159
और 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। अब एल्वोलाई में आएंगे तो इसका प्रेशर कितना हो जाता है 104 और ये 40, ये स्टैंडर्ड है, ओके। इसके बाद जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि जो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो लेके आएंगी पल्मोनरी आर्टरी, उसमें प्रेशर कितना होगा, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर होगा 40 और जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा वो होगा 45। 45 डीऑक्सीनेटेड क्यों होगा, मतलब ये थोड़ा ज्यादा क्यों है, स्लाइटली ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 20 to 25% थोड़ा ज्यादा होता है ऑक्सीजन के मुकाबले, इसी वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ओके 45 में डीऑक्सीनेटेड ब्लड में। लेकिन जब ऑक्सीनेटेड की बात करें तब, जब ऑक्सीनेटेड की बात करें तब वो 95 से 40 हो जाता है। 95 ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन का लेवल हो जाता है वो वहां पे इंक्रीज, क्योंकि ऑक्सीनेटेड है यानी कि प्यूरिफाइड ब्लड है, प्यूरिफाइड ब्लड है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और ये हो जाता है 95। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना हो जाता है 40। और टिश्यू, अब टिश्यू में कितना हो जाता है, टिश्यू में डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी होता है, इसीलिए इन दोनों का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली सेम ही है, ओके। अगर आपसे हम पूछे कि ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा पोजीशन है जहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल सेम होता है ब्लड में, तो वो उसका आंसर होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड और टिश्यू, इन दोनों में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल सेम होता है। एल्वोलाई में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होता है, ओके। कार्बन का नंबर दोनों में सेम होता है, ओके। और एटमॉस्फेरिक का तो ये नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है 159 और 0.3, जो नॉर्मल एयर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसका प्रेशर है। इसके कंपैरिजन में ये हमारे बॉडी का प्रेशर, जिसमें डीऑक्सीनेटेड और टिश्यू का एक जैसा है, ओके। और यही वजह है कि हम हमारे लंग्स को कहते हैं कि ये प्यूरिफिकेशन करवाता है। क्यों, क्योंकि जब हम पल्मोनरी आर्टरी, हार्ट से हमारी पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंचाती है, तब डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन का लेवल हाई करके हमारे ब्लड में वो वापस से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमें दे देता है, ओके। इसीलिए हम वहां पे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि वो हार्ट के साथ सर्कुलेशन शो करता है, इसलिए वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, ओके। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मीन्स द ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है अब यहाँ पे, हीमोग्लोबिन वो है जो हमारे ब्लड को, रेड ब्लड सेल को कलर देता है, जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल में कलर आता है, उसके साथ बाइंड करके रिवर्सेबल मैनर के साथ बाइंड करता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। अब जो इसके बाद जो ग्राफ बनता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ, यानी और ये कैसा कर्व शो करता है, ये एक सिग्मोइड कर्व शो करता है। इसके लिए जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो एल्वोलाई में होते हैं, देखिए हमने अभी पढ़ा एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो हाई होता है, राइट, इसीलिए ऑक्सीजन का लेवल हाई होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम एंड लोअर टेम्परेचर। अगर ये चारों कंसंट्रेशन या चारों फैक्टर मिल रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो हीमोग्लोबिन होगा। अगर ये चारों कंसंट्रेशन नहीं मिल रहा है, यानी कि टिश्यूज में, ये एल्वोलाई में जनरली मिलता है, ओके। और इसी यही वजह है कि सारा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन लंग्स में होगा। उसके बाद टिश्यू में, अगर टिश्यू देखेंगे तो यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होता है और जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो भी हाई होगा, और जो टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू एल्वोलाई, हमारा जो टिश्यू का जो टेम्परेचर है वो हाई रहेगा।
और ये सब फेवर करते हैं किस लिए, जो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना रह के उसे तोड़ने का काम करेंगे। ओके, अब ये तो हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ ट्रेवल करना था या ट्रांसपोर्ट करना था तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा था, बट जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रेवल करना है तो फिर वो किसके साथ बाइंड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बनाएगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ये कितना होता है, 20 to 25% ही होता है। बाकी जो भी हमारे ब्लड में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो ब्लड रहता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% ही रहेगा, और बाकी सारा जो 70%, अप्रोक्स 70% वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा। ओके, इस रिएक्शन को हम अभी पढ़ेंगे, रुकिए। जैसे उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व थे उसी तरीके से टिश्यू में क्या होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो लो होना चाहिए, और बाइंडिंग जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाइंड करेंगे। और सिमिलर फैक्टर सिमिलर है एक्चुअली, जो हम ऑक्सीजन में पढ़ रहे थे वही है, लेकिन जो जब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई था और ऑक्सीजन का लेवल लो, तो वहां पे डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर जब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फॉर्म करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाइंड करेंगे, राइट। उसी तरीके से एल्वोलाई में जब प्रेशर लो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का हाई होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन होगा अब वहां पे, और क्या होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब एट द टिश्यू साइट, ये सब टिश्यू साइट के लिए, where the partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism, right। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड, आरबीसी एंड प्लाज्मा टू फॉर्म बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन। ओके, at the alveolar site where carbon dioxide pressure is low, the reaction proceeds to the opposite direction, lead to the formation of carbon dioxide and water। ये देखिए, जब टिश्यू में जब टिश्यू की बात करेंगे तो ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए टिश्यू में बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन का लेवल हाई होता है। और जब टिश्यू से जब वो एल्वोलाई में आएगा, जब प्रेशर लो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो वापस से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग थी वो डिसोसिएट हो जाएगी। Okay, thus the carbon dioxide trap as a bicarbonate at the tissue level and transport to the alveoli। alveoli में जब वो ट्रांसपोर्ट होगा तो किस फॉर्म में होगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, is release out as carbon dioxide, और वो रिलीज किस फॉर्म में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। every 100 ml of deoxygenated blood deliver approx 4 ml of carbon dioxide to the alveoli। ओके, ये इस तरीके से होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, now practice time। this question is for you, solve it by yourself, apply your whole knowledge। okay, question says approx 70% of carbon dioxide observed by the blood will be transported to the lungs। कौन से फॉर्म में ब्लड लंग्स तक जाता है 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करने के बाद। सोचिए, जो भी हमने पढ़ा उन सबको अप्लाई कीजिए, और अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो आप दोबारा से वो पॉइंट सुन भी लीजिए ताकि क्लियर हो, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप तैयार रहिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका आंसर क्या है।
और फ्रेंड्स मैंने ये सारा एनसीईआरटी से लिया है। अगर आपको एनसीईआरटी की बुक चाहिए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।